नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और अनस्क्रिप्टेड विधेय में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कल एक बड़ी खबर सामने आई कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर कल सामने आई जिसमें राहुल गांधी रायबरेली से बल्कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए एक गढ़ माना जाता है। लोग लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी। लेकिन कल केएल शर्मा को, किशोर लाल शर्मा को कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड और साथ में रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अनुराग का बहुत-बहुत स्वागत है और इसी पर आज हम धन्यवाद चर्चा आपका भी। करेंगे। अनुराग, ये आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि किशोर लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया है मैदान में? देखिए, कांग्रेस ने जैसे ही अमेठी के लिए केएल शर्मा का नाम का ऐलान किया, वहीं रायबरेली के लिए राहुल गांधी। इस फैसले ने हमें ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। खुद भाजपा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले जाएँगे। स्मृति ईरानी जो जी, पहले से ही राहुल गांधी पर वार पलटवार करती रहती है, उन्हें एक और मौका मिल गया। इस बार स्मृति ईरानी ने बहुत ही गहरा तंज राहुल गांधी के ऊपर कसा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार इलेक्शन से पहले ही दिख गई थी और इसी हार के डर से वो अमेठी अपने गढ़ को छोड़ के जो मानते कि कांग्रेस अमेठी उनका गढ़ है, उसको छोड़कर वो रायबरेली चले चले गए। तो स्मृति ईरानी कहीं न कहीं यहाँ मजबूत तो थी। केएल शर्मा को मुझे नहीं लगता कि वो वैसे तो बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के बड़े खास है और खासकर गांधी परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। सोनिया गांधी बिल्कुल। का जो रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी में भी 2004 के अंदर राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़ा था, उससे पहले 1999 में सोनिया गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो उस टाइम भी सोनिया गांधी की जो जीत अमेठी से हुई थी, उसमें केएल शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगता है कि बिल कांग्रेस पार्टी भले ही कहे कि ये कांग्रेस की एक रणनीति है, ये चाल है, भाजपा को पटकनी दे देंगे केएल शर्मा। मुझे नहीं लगता अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो राहुल गांधी 100% जीतने का काम अमेठी से करते। अमेठी तो यहाँ तक कि अमेठी के लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पहले भी वहाँ पर इकट्ठे होकर ये बात की थी, अगर सड़कों पे बैठे थे कि अमेठी का उम्मीदवार राहुल गांधी होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। वही स्मृति ईरानी को अमेठी के अंदर टक्कर दे सकता है। परंतु बिल कांग्रेस ने जैसे कि केएल शर्मा का नाम का ऐलान किया और राहुल गांधी रायबरेली से भेज दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अमेठी से केएल शर्मा जीतेंगे। वो टक्कर देंगे स्मृति ईरानी को क्योंकि वोट उन्हें बिल्कुल, कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा। पर यहाँ बिल्कुल। पर अमेठी अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी दिख रहा है। 2019 में तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार का बदला ले चुकी थी। इस बार शायद राहुल गांधी अगर वहाँ से चुनाव लड़ते, तो वो भी स्मृति ईरानी से उस हार का बदला ले सकते। परंतु उन्होंने तो मैदान ही छोड़ दिया, वो रायबरेली चले गए। और जहाँ बिल्कुल। तक कि प्रियंका गांधी की बात है कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी अब अपने जीवन में कभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अभी तक उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। जी, जी, जी। अनुराग, आप वजह क्या देखते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं? और हालाँकि पिछली बार सिर्फ 70,000 वोटों से जीती थी अमेठी से केंद्रीय देखिए मंत्री स्मृति ईरानी। तो आप वजह क्या देखते लगभग हैं इसके लिए? लगभग मार्जिन 55,000 के वोटों के आस-पास था वो कोई बड़ा मार्जिन नहीं है लोकसभा चुनाव में इससे भी बड़ी हारें होती रही हैं। 50, 55, 1 लाख का कोई मार्जिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इस बार बिल्कुल, अगर राहुल गांधी वहाँ प्रचार करते या फिर दमखम के साथ अपनी पार्टी को उतारते वहाँ पर, अपने आप चुनाव लड़ते, तो फैसले राहुल गांधी के पक्ष में थे। परंतु भाजपा की जो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में स्मृति ईरानी, उनका रास्ता अब मेरे को लगता है और ज़्यादा साफ हो चुका है जब से केएल शर्मा आए हैं। बिल्कुल अनुराग। कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेट कमेटी का है या फिर सब सीडब्ल्यूसी की बात करें, एआईसीसीआई की बात करें, परंतु उनमें जो नेता हैं वो कार्यकर्ता और वहाँ के लोकल नेताओं की भावना को ध्यान में रख के फैसले नहीं लेते। वो कागज़ी टेबल पे बिल्कुल, बैठते हैं, एसी के दफ्तरों में बैठ के फैसले लेते हैं। बल्कि यहाँ पर भाजपा को देखने पर भाजपा हर सीट को जीतना चाहती है, वो उम्मीदवार को नहीं देखती। वो चाहती है कि जो उम्मीदवार जीत सकता है, हम उसी को टिकट देंगे। तमाम तरह के उम्मीदवारों की बात करें, बड़े-बड़े लीडरों के टिकट काट दिए गए। गाज़ियाबाद से केंद्रीय मंत्री का टिकट काट दिया गया, वहाँ किसी और को बिल्कुल, टिकट दिया गया। और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में 7 सीटें भाजपा की थी, भाजपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार ही बदल दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया। बिल्कुल। देखिए आप वहाँ से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट देगा। तो भाजपा को सीट जीतने से मतलब है, जबकि कांग्रेस नेताओं को देके टिकटें बाँटती है, तो दोनों का अंतर आपको समझना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो अनुराग आप ये मानते हैं कि ये फैसला भी एसी दफ्तर में बैठकर लिया गया? तो कल जी, राहुल गांधी ने भी एक रैली में खड़े होकर कहा कि भाजपा कह रही थी कि राहुल ना अमेठी से लड़ेंगे, ना रायबरेली से लड़ेंगे, लेकिन राहुल ने दिखा दिया कि वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार किया। मतलब राहुल एक तरह से एक खुशी ज़ाहिर कर रहे थे, एक अपनी चुनौती को स्वीकार करने की दिखा रहे थे कि मैंने स्वीकार की चुनौती। देखिए, रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही थी। परंतु सोनिया गांधी की जो स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अब वो राज्यसभा चली गई, अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही। तो राहुल गांधी रायबरेली चले गए। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी का अपना एक कांग्रेस का अमेठी भी तो गढ़ है। रायबरेली और अमेठी 2 ही सीटें हैं जो कांग्रेस अपने यूपी में जिस दौर से गुज़र रही है कांग्रेस, बिल्कुल यूपी कांग्रेस के लिए वो दौर बहुत ही शर्मिंदाजनक कहें या फिर निराशाजनक दौर है यूपी में। परंतु 2 सीटें हमेशा कांग्रेस अब इस मोदी लहर में कहें या फिर मोदी की सरकार आने के बाद से जीत रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली शामिल है। परंतु इस बार अमेठी भी ये पिछली बार हारे थे 19 में स्मृति ईरानी से, इस बार जीतने का मौका था। परंतु ये इस बार भी अमेठी हार रहे हैं। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा क्योंकि राहुल गांधी अगर होते स्मृति ईरानी को तो वो टक्कर दे पा रहे। केएल शर्मा को मुझे नहीं लगता कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ उनसे पहले उन्हें ज्यादातर कोई लोग जानता था। वैसे केएल शर्मा बिल्कुल। बहुत पुराने नेता हैं और गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं। वो सोनिया गांधी की भी काफ़ी मदद कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में। रायबरेली का जो सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में वही रायबरेली का भी इलाका सँभालते रहे हैं। बिल्कुल, सोनिया गांधी के लिए उनको चाणक्य कहा जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि अमेठी सीट गांधी परिवार का महज़ गढ़ ही नहीं है, ये गांधी परिवार का अमेठी से एक अहम रिश्ता है। मैं अमेठी में जितने भी चुनाव हुए, तो अमेठी में चुनाव एक उपचुनाव हुआ था संजय गांधी की मौत के बाद, जिस पे राजीव गांधी लड़े थे और राजीव गांधी आज तक अमेठी में जितने चुनाव हुए, उस सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले एकमात्र उम्मीदवार राजीव गांधी हैं। तो अमेठी बिल्कुल, बहुत ख़ास है। अमेठी से राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा, संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, आगे सोनिया गांधी ने लड़ा, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। तो सोचिए बिल्कुल। मतलब परिवार का गढ़ आप किसी परिवार के सदस्य को उतार देते, मैं तो कहता था कि कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा को उतार देते। उनकी भी जो इच्छा थी अमेठी से चुनाव लड़ने की रॉबर्ट वाड्रा की, ये रॉबर्ट उनकी इच्छा वाड्रा वही वाला एंगल आपने बहुत बिल्कुल आपने सही छेड़ा कि रॉबर्ट वाड्रा लोग कह रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। रॉबर्ट वाड्रा ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि लोगों की जन जन से आवाज़ आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार अमेठी से चुनाव लड़ें। उनको भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया और इस बार केएल शर्मा को टिकट दिया गया। देखिए, कहीं न कहीं जब पार्टी मजबूत नहीं होती, तो जो पार्टी के चेहरे उतारे जाते हैं, उनके चेहरे के नाम पे भी उम्मीदवारों को वोट मिलता है। भाजपा के तो जी, जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं, उनको चेहरे के कम, मोदी के चेहरे पे उन्हें ज़्यादा वोट मिलता है। परंतु कांग्रेस में अगर कांग्रेस अपना वो भाजपा वाला मुकाम नहीं बना पाई क्योंकि 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार अपनी जो सियासी ज़मीन है, वो खोती जा रही है। अब 2019 चला गया, अब 2024 आया, तो 24 में कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था क्योंकि मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं और कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी काफ़ी है। कोई भी सरकार है तो नाराज़गी ज़रूर देखने को मिलती है। इस नाराज़गी को कांग्रेस बनाने में, जनता के पास ले जाने में, जनता के मुद्दों को उठाने में पूरी तरह विफल रही है। क्योंकि बिल्कुल, राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उनके जो आस-पास उन्हें सलाह देने वाले लोग हैं, मेरे को लगता है कि वो महज़ एसी के कमरों में बैठ के सलाह देते हैं। वो जो ज़मीनी नेता हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, जो ज़मीनी कार्यकर्ता उनकी बातें नहीं सुनते। इसका एक ठीक उदाहरण दिल्ली के अंदर देखने को मिला। अरविंदर सिंह लवली ने अपना दिल्ली अध्यक्ष पद छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ने के बाद दोबारा देवेंद्र यादव को वहाँ दिल्ली का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। बिल्कुल। तो ये मतलब अपने उन्हें आप ऐसा लगा कि कार्यकर्ताओं की अगर कार्यकर्ता को दरकिनार करने की ये एक सोची-समझी सी वो लगी। तो हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा अनुराग। एक एंटी इनकम्बेंसी जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ इस बार थी। तो इस एंटी इनकम्बेंसी में हो सकता था कि इस बार राहुल गांधी चुनाव जीत जाते अमेठी से। लेकिन उन्होंने फैसला ये बदल दिया कि वो राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अनुराग अगर रायबरेली से भी राहुल गांधी जीत जाते हैं, अब एक उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहेंगे या फिर रायबरेली से सांसद रहेंगे? देखिए, मैं दोनों चीज़ें आपको साफ कर दूँ कि रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से राहुल गांधी 100% चुनाव जीतेंगे और जी, राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ेंगे और वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ये लिख के ले लीजिए 4 जून को जब नतीजे आएँगे तो ये बातें मेरी दोनों सच होगी और 100% सच होगी।
वायनाड से भी राहुल ये गांधी जीतेंगे और रायबरेली से, और वो वायनाड को छोड़ देंगे। क्योंकि रायबरेली का भी अपना राजीव गांधी परिवार का, गांधी परिवार, नेहरू परिवार का अपना एक अहम योगदान रहा है रायबरेली को लेकर। लेकिन अनुराग देखा जाए तो वायनाड राहुल गांधी के लिए वो सीट रही जिसने उन्हें सांसद बनाया। एक तरह से अब लोगों का विश्वास उन पर बनने लगा था कि राहुल गांधी अब हमारे सांसद हैं। एक तरह से अब वो गांधी परिवार का वो एक और गढ़ बनता जा रहा था। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे में वो छोड़ेंगे तो इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नेता जब भी जाते हैं तो वो सिर्फ़ महज़ अपनी सीटों को देखते हैं कि हम जीत जाते हैं, वो लोगों की भावना को कभी नहीं देखते। उन्हें कुर्सी प्यारी होती है, लोगों की भावना से उन्हें कोई भी प्रेम नहीं होता। आप जी, कल्पना कीजिए, ये मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट से अगर जीत के उसे छोड़ दे, तो किसके लिए छोड़ेंगे? वो तो अभी भी अगर प्रियंका गांधी को उतारना चाहते, तो अभी उतार सकते, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, तो लड़े अपनी एक सीट से। वो दूसरी सीट रायबरेली क्यों आए? उन्हें पता है, अगर वो दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और वो दोनों सीटें बिल्कुल, बिल्कुल आसानी से जीत जाएँगे, रायबरेली की बात करें, वायनाड की बात करें। अगर उन्हें बिल्कुल, लोगों की भावना का ख्याल हो, तो पहले ही रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतार देते, या फिर रॉबर्ट बिल्कुल, वाड्रा को उतार दे, वहाँ तो अमेठी से तो केएल शर्मा को उतार दे। रॉबर्ट वाड्रा को भी कांग्रेस ने कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया है। रॉबर्ट वाड्रा सरेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि लोगों की इच्छा है, हम भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। और कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ते, तो कहीं न कहीं टक्कर काफ़ी कड़ी देखने को मिलती, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अपने आप में एक चेहरा है, और वो कहते थे कि हमने बिल्कुल, तो अमेठी का और हमारा तो कुछ गहरा ही नाता है, हमने तो अमेठी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया, हुँ, फिर राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया अमेठी से। अमेठी की जनता तो हमारा घर है, अमेठी तो। रॉबर्ट वाड्रा तमाम तरह खुले होकर अपनी बात रखने के लिए मशहूर है, रॉबर्ट वाड्रा। वायनाड का बिल्कुल, भी अपना एक महत्व है, परंतु नेता जब भी चुनाव लड़ते हैं, तो वो कहीं न कहीं जनता की भावना को नहीं ध्यान में रखते। वो जो उनके पार्टी के नेता फैसले करते हैं, उनकी पार्टी फैसला करती है। देखिए, एक अहम बात मैं आप बता दूँ आपको कि राहुल गांधी से जब बार-बार पूछा जा रहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से कौन लड़ेगा, कौन अमेठी से लड़ेगा, तो राहुल गांधी कह रहे थे कि आला कमान तय करेगा, पार्टी नेता तय करेगा, हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये सिर्फ़ महज़ कहने की बात होती है कैमरे के सामने, तो सबको पता है कि कौन तय करता है, कौन चुनाव लड़ रहा है। सबको पता है कि पार्टी में किसकी सुनाई होती है, किसकी सुना जाता है, किसकी चलती है, वो सबको पता है। और भाजपा बिल्कुल, अकेली कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा में भी ऐसी है। आपको क्या लगता है? जेपी नड्डा जी तय करते हैं ज़्यादा टिकटें, अमित शाह तय करते हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा जी बिल्कुल भले अनुराग। ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, परंतु कहीं न कहीं अमित शाह बिल्कुल भाजपा को, वो ये नहीं देखते कि कौन चेहरा, हम किस मंत्री की या फिर किस सांसद की टिकट काट रहे हैं, किसे दे रहे हैं। वो ये देखते हैं कि जो सीट जीतने के लायक होगा, हम उसे टिकट देंगे, भले ही कितना बड़ा चेहरा हो, कितना ही छोटा चेहरा हो। जी, और कांग्रेस में बिल्कुल इसका उल्टा है, इसीलिए लग रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अब धरातल में जाती हुई दिख रही है। परंतु मैं ये भी कहूँगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहेगा। इस बार कांग्रेस 150 सीटों के आस-पास जीतने का काम करेगी। बिल्कुल अनुराग। ये आपने पहले भी ये वाली बात बिल्कुल कही थी पिछले एपिसोड्स में भी। और अनुराग हम देखते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा खुद एक गांधी परिवार से आते थे। अगर ऐसे में उनको चुनाव लड़ाया जाता तो शायद गांधी परिवार के लिए ये एक मतलब एक रहता कि उनकी जो है वो गांधी परिवार के पास ही रहती। लेकिन अगर यहाँ से अब किशोर लाल शर्मा अगर हारते हैं, तो ये गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। देखिए, अगर केएल शर्मा जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अगर वो हारते हैं, तो वो सीधी हार कांग्रेस की हार होगी, राहुल गांधी की हार होगी। बिल्कुल, अकेले केएल शर्मा की हार नहीं होगी, क्योंकि केएल शर्मा भले ही बड़े नेता हो, परंतु ज़्यादा लोग राहुल गांधी पर विश्वास करते थे। गांधी परिवार का नाम पर ही वहाँ पर वोट पड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ते, तो गांधी परिवार तो थे, वो गांधी परिवार के सदस्य हैं बिल्कुल। तो उन्हें वोट मिलता, बिल्कुल, राहुल गांधी प्रचार करते, प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार करती, सोनिया गांधी, बल्कि उनका मार्जिन काफ़ी अच्छा होता जीतने, वो जीत भी सकते थे अमेठी से, अगर रॉबर्ट वाड्रा, स्मृति ईरानी, क्योंकि अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी के प्रति नाराज़गी बिल्कुल, अगर आप अमेठी के इलाकों में जाएँगे, वहाँ बातचीत करेंगे ग्राउंड लेवल पर, तो आपको देखने को मिलेगा स्मृति ईरानी ना जाने 2019 के लोकसभा चुनाव में वहाँ कितने, 2019 के जो लोकसभा चुनाव उसमें कितने वादे करके गई थी। बिल्कुल, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए, उन्हें ट्रोल भी काफ़ी होना पड़ रहा वहाँ, लोग अपनी मुँह पर होकर आवाज़ उठा रहे थे। अमेठी की एक ही आवाज़ थी कि इस बार अमेठी का सहारा राहुल गांधी बनेंगे, परंतु राहुल गांधी तो रायबरेली का सहारा बन गए। अमेठी का सहारा केएल शर्मा के नाम पे दे दिया कांग्रेस को। बिल्कुल अनुराग। अनुराग मैं एक सवाल यहाँ पर एक बीच में जोड़ना चाहूँगा दिल्ली से। कल मैं दिल्ली में ही मौजूद था चांदनी चौक की सीट पर।
तो वहाँ पर मैंने पूरा देखा मतलब वहाँ पर कल नामांकन यात्रा भी निकली, प्रवीण खंडेलवाल, उसमें पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तो वहाँ पर हमें कांग्रेस कहीं नदारद सी दिखी। कहीं कांग्रेस का कोई झंडा नहीं, कहीं जेपी अग्रवाल का कुछ चर्चा नहीं, सब लोग बीजेपी का माहौल था एकदम। तो आप ऐसा नहीं देखते कि कांग्रेस में जो टिकट देने की, ये जेपी अग्रवाल का 10वां लोकसभा चुनाव है, इतने पुराने नेता हैं। क्या कहीं न कहीं कांग्रेस ये देखना चाह रही है कि हम पुराने नेताओं पे जाएँगे, तो शायद उनको वोट मिलेगा। पर क्या युवाओं की कमी कांग्रेस में देखने को मिल रही है कि नए नेता नहीं आ पा रहे? देखिए, कांग्रेस जब टिकटों का बँटवारा करती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज कर देती है। जेपी अग्रवाल का अपना एक जनाधार है, वो 10वीं बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और 3 बार वो जीत भी चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है। परंतु जेपी अग्रवाल को टिकट देकर कांग्रेस ने वहाँ से ठीक भी किया, चांदनी चौक की बात करें, कोई वो उस टिकट में कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जब कांग्रेस जनता के पास वोट माँगने जाती है, उनके नेता जाते हैं, तो ना उनका झंडा दिखता भी देखिए 25 मई को लोकसभा के लिए वोटिंग होगी दिल्ली के अंदर। अभी तारीख मई की स्टार्टिंग हुई, अभी 3-4 मई की बात करें हम तो कांग्रेस का ज़मीनी सर्वेक्षण जो में आपको दूर-दूर तक कोई झंडा, कोई पोस्टर देखने को नहीं मिलेगा। आपको जब जी, स्थानीय लोगों को पता ही नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार है, कौन प्रचार कर रहा है, तो क्या वोट देंगे आपको? बताइए आप। और वहीं भाजपा के ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन यात्राएँ भरी जा रही है। प्रचार देखिए अब पीयूष गोयल, प्रवीण खंडेलवाल के नामांकन में आए थे, ये छोटी बात नहीं है, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं। अगर वो किसी उम्मीदवार के नामांकन में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस उम्मीदवार की के वोटों में इज़ाफ़ा तो 100% होगा। भाजपा प्रचार और प्रसार दोनों पे खर्च करती है, कांग्रेस प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करती है, तंज़ करती है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो प्रचार मंत्री है। जी, तो कहीं न कहीं भाजपा का प्रचार तो दिख रहा है, कांग्रेस क्यों ना प्रचार करती? कांग्रेस अपना एक लगाती है कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज़ करती है, भाजपा चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही। अरे आपके नेताओं के पास भी तो खूब पैसा है, ये सिर्फ़ आंकड़ों की बातें नहीं, सबको पता है कि किसके पास कितना पैसा है। भाजपा वालों के पास खूब पैसा है, कांग्रेस वालों के पास भी खूब पैसा है। तो प्रचार कीजिए जब आपकी आवाज़ ही जनता के बीच में नहीं पहुँच रही, आपका उम्मीदवार ही नहीं पहुँच रहा, तो फिर वोट कौन देगा? बिल्कुल अनुराग। कहीं न कहीं ये अनुराग एक सवाल आला कमान को गुमराह करने वाले, कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है उसमें बैठने वाले या फिर एआईसीसीआई की बैठक में बैठने वाले लोग ही हैं। जी। अनुराग एक अभी थोड़ी देर पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आई, एक पुरी से, ओडिशा के पुरी से जहाँ पर बीजेपी के संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने सुचरिता मोंटी को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी-अभी उन्होंने एक पत्र लिखकर एआईसीसी को ये कहा कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। उन्होंने वजह ये बताई कि कांग्रेस उनको उतना फंड मुहैया नहीं करा पा रही है, जितना चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है। तो क्या कांग्रेस के पास फंड की भी थोड़ी कमी दिख रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस के पास अगर हम कागज़ों में देखें तो कांग्रेस कहते हैं कि हमारे अकाउंट भाजपा ने फ्रीज़ कर दिए। वो तो जी, वहाँ कमी दिखाती है कि हमारे पास जब फंड ही नहीं होगा तो हम प्रचार कैसे करेंगे? और कहीं न कहीं वो इसका एक अपने पक्ष में एक भावना बनाना चाहती है, एक अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। परंतु ये माहौल ज़मीनी सतह पर नहीं बन पाता। ये महज़ कैमरों में आके 2 बातें बोल देने से माहौल नहीं बनते। माहौल अगर आप जनता के बीच में जाओगे, प्रचार करोगे, अपनी बात रखोगे तभी हो पाएगा। वैसे कांग्रेस ने 56 साल देश पे राज किया। आप जी, पैसे तो खूब हो गए, 10-10 बार के नेता को आप टिकटें दे रहे हो, वैसे पार्टी के पास फंड बहुत होते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मामला चला था। देखिए, यही तो विडंबना देखिए भारत की। भारत में चुनाव मुद्दों पर नहीं होते, बस महज़ बयानबाज़ी पर चुनाव लड़े जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई मुद्दा लोकसभा चुनाव में कोई नहीं उठा रहा। आप तो सत्ता वाले तो क्यों उठाएँगे? उनकी तो सरकार है, विपक्ष वाले कहाँ उठा रहे? बीच में हल्ला हुआ था, अब दिख रहा है आपको नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल का नहीं। मामला? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? जब जब जनता के मुद्दे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की ज़रूरत सभी पार्टी को होती है क्योंकि उसके बिना चुनाव नहीं लड़ सकते। भाजपा बिल्कुल, को बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड में ना जाने कितने करोड़ों रुपए मिले, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसे मिले। उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे तो हमारे देश में कई राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, परंतु जो कांग्रेस है वो ही मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होती है केंद्र में के चुनावों में, जितने भी केंद्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं, भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। अगर आपके पास फंड जी, नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जनता तक अपना प्रचार, अपने विज्ञापन कैसे लगाओ? सिर्फ डिजिटल मीडिया पे दिखा के या फिर एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से उतना प्रचार नहीं हो पाता। भाजपा का प्रचार डिजिटल मीडिया की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, उन पे तो है, कांग्रेस पर भारी है। वो ज़मीनी सतह पर भी कांग्रेस पे भारी है।
हम जब कहीं किसी इलाके में जाते हैं तो मोदी के बड़े-बड़े पोस्टर देखने को मिलते हैं, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी ना तो अभी तक ऐसा कोई अच्छा नारा दे पाते। देखिए, जब भी पार्टी के नारे लगते हैं तो ऐसे नारे नहीं लिखे जाते, अब की बार 400 पार। वो बहुत ही सोच समझ कर लिखे जाते हैं। वो मतलब लोगों के दिमागों में एक भावना बैठा दी जाती है। 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग का नारा। उसे सोनिया गांधी बिल्कुल, ने, बिल्कुल। जब सोनिया गांधी को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं लेता था कि ठीक है, शांत महिला हैं, अपना आराम से राजनीति में ये क्या कर लेंगी अटल बिहारी अच्छे नेता थे, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। परंतु सोनिया गांधी ने जब यात्रा की, हर लोकसभा में जाकर काफ़ी लोकसभा में वो घूमी गाड़ी से अपनी यात्रा की, तो उन्होंने उस माहौल को अपने पक्ष में कर लिया और 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। वो चुनाव हार गए, उनकी सरकार चली गई। प्रधानमंत्री बिल्कुल, चला गया उनका प्रधानमंत्री पद, लालकृष्ण आडवाणी भी चले गए। उनकी उनकी सरकार दोनों की सरकार चलेगी, 2 जोड़ी थी वहाँ पर, कहते थे कि अटल बिहारी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी, तो इस बार 2004 के बाद फिर लोकसभा का चुनाव जीतेगी और अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। परंतु सोनिया गांधी ने, अकेली सोनिया गांधी की बात करूँगा क्योंकि उस टाइम सोनिया गांधी के ऊपर ना जाने कितने वार पलटवार हुए। सुषमा स्वराज की बात करें हम, जो जी, भाजपा की नेता थी, बहुत बड़ी नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी थी वो। उन्होंने जब जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और कह रहे थे कि ये चर्चाएँ चलेगी इस बार तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो सुषमा स्वराज ही भाजपा की वैसी नेता थी जिन्हें मतलब मुखर होकर सोनिया गांधी का विरोध किया था कि हम इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं सोनिया गांधी ने पीछे से रहकर अपनी जो भूमिका थी उसे निभाया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो सोनिया गांधी काफ़ी ताकतवर महिला हैं राजनीति में। भले ही वो कम बोलती हैं, पर जब बोलती हैं, तो विरोधी को सुनते रह जाते हैं उन्हें। शांत वो उनकी हिंदी थोड़ी वो है, कमज़ोर है, परंतु वो फिर भी भाषण हिंदी में देती हैं। अगर आपने उनके भाषण सुने, आप लोकसभा के भाषण की बात करिए या उनकी रैलियों के जो भाषण की बात करिए, सोनिया गांधी हिंदी में बोलती हैं बिल्कुल, बिल्कुल अनुराग। और अच्छा वही बोलती हैं, वो मैं मुद्दों की बात करती हैं। जी, कहते हैं चुनाव जीतने के लिए धन और बल की ज़रूरत होती है, लेकिन एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है मुद्दे और वो मुद्दे जनता तक तभी पहुँच पाते हैं जब नेता वो पहुँचाते हैं। अनुराग, आज के लिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद एके, अनुराग और क्षितिज के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।